This is Subhash Sharma. Welcomes you at your favorite YouTube channel, The Neelanchal Classes. And today, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आज वर्ब के अंतर्गत एक उसका चैप्टर लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ, जिसे हम ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स के रूप में जानते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल अपने एग्ज़ाम में कैसे कर सकते हैं ताकि वो हमारे मार्क्स में कन्वर्ट करने में सहायक हो जाए। तो चलिए हम चलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की तरफ। तो जैसा कि आपने देखा ट्रांजिटिव वर्ब, तो द हिंदी मीन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब इज सकर्मक क्रिया, यानी कि जो हिंदी में जो मतलब होता है ट्रांजिटिव वर्ब का वो होता है सकर्मक क्रिया। चलिए हम इसे इसके डेफिनेशन से देखते हैं। द वर्ब विच इज यूज्ड इन अ सेंटेंस with at least an object is called transitive verb। तो मैं इसको आपको हिंदी में बताता हूँ कि वह क्रिया जिसका इस्तेमाल किसी भी वाक्य में कम से कम एक ऑब्जेक्ट यानी कि एक कर्म के साथ किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया कहते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है कि ट्रांजिटिव वर्ब में बी used with two types of objects। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसका इस्तेमाल हम दो प्रकार के ऑब्जेक्ट्स के साथ भी कर सकते हैं। तो उसमें जो नंबर 1 पर होता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो सेकंड वन होता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप समझ गए होंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, यानी कि जो कम से कम एक कर्म या दो कर्म के साथ प्रयोग में लाई जाती है वो ट्रांजिटिव यानी कि सकर्मक क्रिया कहलाती है। और जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो होते हैं, पहला डायरेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट होता है। तो चलिए हम समझाते हैं कि ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है एग्जाम में, उसका किस प्रकार से यूज होता है। तो देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष कर्म। तो जब हम अप्रत्यक्ष कर्म की बात कर रहे हैं तो उसे देखें। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज फाउंड व्हेन अ क्वेश्चन इज रेज्ड अप विद whom। तो मैं आपको जैसा कि अभी यहाँ पर इंग्लिश में बताया हूं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जो प्रयोग है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमें प्राप्त करना है, तो वो हम केवल एक क्वेश्चन को उठा करके ही कर सकते हैं। और वो क्वेश्चन जो उठाया जाता है वो whom से, यानी कि वो किसको से। तो इसको मैं शॉर्ट में बता दूं कि जब हम whom से कोई क्वेश्चन उठाते हैं और उसके आंसर में जो हमें प्राप्त होता है वही हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो चलिए अब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज फाउंड व्हेन अ क्वेश्चन इज रेज्ड अप विद व्हाट। तो हमें पहले ये समझना है कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि जो हमारा प्रत्यक्ष कर्म है उसे हम प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं व्हाट से क्वेश्चन उठा करके, यानी कि जब हम क्या से क्वेश्चन उठाते हैं तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष कर्म जो है वो किसी भी वाक्य में प्राप्त होता है। तो चलिए हम आगे नोट की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो नोट लिखा हुआ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए वो कहता है कि मोस्टली यानी कि ज्यादातर लिविंग थिंग्स आर रिलेटेड टू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर आप ब्लू कलर में देख पा रहे हैं, हमने अभी इसको अंडरलाइन भी किया है कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं ना, यानी कि जो सजीव वस्तुएं होती हैं वो किससे रिलेट करती है हमारी? वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, यानी कि जो क्वेश्चन हम whom से करते हैं तो उससे वो रिलेट करती हैं। वाइल यानी कि जबकि नॉन लिविंग थिंग्स आर रिलेटेड टू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि नॉन लिविंग यानी कि जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो हमारी किससे रिलेट करती हैं? वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से यानी कि प्रत्यक्ष कर्म से रिलेट करती हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखिए यहां पर लिखा हुआ है नंबर 2 में कि इफ बोथ द टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि यदि बोथ टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, यदि दोनों ही प्रकार के ऑब्जेक्ट आर इन अ सेंटेंस, यदि एक ही वाक्य में दोनों ही प्रकार के ऑब्जेक्ट दे दिए जाते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूज्ड फर्स्टली। तो देखिए इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम कैसे यूज करते हैं? पहले यूज करेंगे, वाइल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूज्ड सेकेंड। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसे हम दूसरे नंबर पर यानी कि अंत में यूज करते
है। तो आपको मैं फिर से बता देता हूं, यदि दोनों ऑब्जेक्ट किसी भी वाक्य में दिए गए हैं तो सबसे पहले आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के आना है और उसके बाद किसको लाना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के आना है। चलिए मैं आपको इन्हें एग्जांपल्स के जरिए बताने की कोशिश करता हूं। तो देखिए इसमें जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, ए जो यहां पर एग्जांपल के रूप में है, उसने कहा कि सुधा वाज बाइंग मी अ बुक, सुधा वाज बाइंग मी अ बुक। तो यहां पर हम देखते हैं कि सुधा जो है वो मेरे लिए एक किताब खरीद रही थी। तो यहां पर देखिए जो ये मी दिया है, तो किसको खरीद रही थी वो, एक किताब, यानी मेरे लिए खरीद रही थी। और क्या खरीद रही थी वो मेरे लिए, वो मेरे लिए एक किताब खरीद रही थी। तो यहां पर जो ये मी दिया गया है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, IN से आप इसे समझ सकते हैं, यानी कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और जो हमारा बुक है वो हमारा डायरेक्ट, यानी कि D से आप समझ सकते हैं कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। चलिए हम एग्जांपल B को देख लेते हैं। यहां पर लिखा है सी इज राइटिंग हिम अ लेटर। तो देखिए यहां पर दिया है कि वह उसको एक पत्र लिख रही है। तो हिम को जब हमने यहां पर देखा तो किसको लिख रही है, हिम को लिख रही है। किसको से हम, यानी कि हुम से जब हमने क्वेश्चन रेज्ड अप किया है तो हमें यहाँ पर हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में प्राप्त हुआ है। अब हम सेकंड को देखते हैं। अब वहां पर दिया है लेटर, और जब हम लेटर की बात यहाँ पर कर रहे हैं तो वो क्या लिख रही है, लेटर लिख रही है। तो जो वर्ड से क्वेश्चन हमने यहाँ पर उठाया है उससे हमें क्या प्राप्त हुआ है, लेटर प्राप्त हुआ है। और जो लेटर है वो हमारा क्या है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहलाया जाना चाहिए। तो हम समझ गए हैं। मैं इन एग्जाम्पल को फिर से बता देता हूँ। सुधा वाज बाइंग मी अ बुक, तो किसको लिख रही थी, मी को लिख रही है। तो सीधी सी बात है कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ए बुक जो यहाँ पर दिया वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और सी इज राइटिंग हिम अ लेटर, तो किसको लिख रही है, हिम को लिख रही है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और क्या लिख रही है, यानी कि वर्ड से क्वेश्चन हुआ तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अब हम यहाँ से आगे की बात करते हैं। और देखिए यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, CGL, CPO, एयरफोर्स और हमारा जितना भी टेट के एग्जाम होते हैं सभी में इससे हमें क्वेश्चन मिलता है। इंटरचेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि पारस्परिक परिवर्तन ऑब्जेक्ट्स का, यानी कि कर्म का, जो कर्म होते हैं हमारे उनका पारस्परिक परिवर्तन यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम कैसे पारस्परिक परिवर्तन करेंगे, इंटरचेंजेस कैसे होंगे। तो देखिए इसने यहाँ पर बोला है इफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ब्लू कलर में लिखा हुआ, इफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूज फर्स्टली, देखिए ब्लू कलर में फिर देखें तो यहां लिखा है कि यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल पहले कर दिया जाता है किसी भी वाक्य में तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूज्ड, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है उसके बाद भी यूज किया जाएगा। मैं दोबारा से बताता हूं, इफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूज फर्स्टली इन अ सेंटेंस देन का मतलब उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूज, यानी कि पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसके बाद क्या आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूज्ड। और देखिए सबसे विशेष बात यह है, पॉइंट मस्ट बी नोटेड कि टू और फॉर, यदि आप पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के आ रहे हैं तो ये श्योर है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको टू और फॉर इनमें से किसी एक प्रीपोजिशन वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और टू का मतलब होता है को और फॉर का मतलब होता है के लिए। इज यूज्ड बिटवीन बोथ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, यानी कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में यूज करना पड़ेगा। चलिए हम इसको क्लियर करते हैं एग्जांपल्स के जरिए। तो देखिए यहां पर एग्जांपल दिया है, सुधा वाज बाइंग मी अ बुक, सुधा वॉच बाइंग मी अ बुक, पास्ट कॉन्टिन्यूअस यहाँ पर ये जो है सेंटेंस है। तो सुधा मेरे लिए एक किताब खरीद रही है, तो किसको खरीद रही है, मी को खरीद रही है। और क्या खरीद रही है, बुक खरीद रही है। तो मी यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और बुक यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन बट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर इंटरचेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स है कि सुधा वाज बाइंग ए बुक फॉर मी, तो सुधा खरीद रही है एक किताब मेरे लिए। तो अब देखिए यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए बुक दे दिया है, क्या खरीद रही है वो, ए बुक। और बाद में देखिए मी दिया गया है यहां पर, और जो मी दिया गया है किसको खरीद रही है, मुझको खरीद रही है। तो यहां पर मेरे लिए खरीद रही है, सुधा एक किताब मेरे लिए खरीद रही है। तो देखिए हमने यहां पर फॉर का जो इस्तेमाल किया है प्रीपोजिशन के रूप में वो के लिए किया है, और वो जब इंटरचेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स हुआ है तो हमने इसका इस्तेमाल यहां पर किया है। चलिए बी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सी इज राइटिंग ए लेटर टू हिम, यानी कि वो बोल रहा है कि वह उसको एक पत्र लिख रही है।
तो वह उसको एक पत्र लिख रही है। तो देखिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है, तो सी इज राइटिंग हिम, तो हिम को देख रहे हैं, यानी कि किसको लिख रही है, हिम को लिख रही है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या लिख रही है, एक लेटर लिख रही है, तो ये हमने देखा कि ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब हम इसका इंटरचेंज करते हैं तो यहां पर पता चलता है कि सी इज राइटिंग अ लेटर टू हिम, तो क्या लिख रही है, वो एक लेटर लिख रही है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्या से प्रश्न पहले आ गया है, टू हिम यानी किसको लिख रही है, उसको लिख रही है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि हुम से जो हमने क्वेश्चन रेज्ड अप किया उससे जो हमें वर्ड मिला वो हमारा बाद में चला गया है। तो जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में गया है तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू या फॉर का प्रयोग करना है। लेकिन यहां पर वर्ड आ रहा है उसको लिख रही है, तो हमें क्या यहां पर लिखना पड़ेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लिखना पड़ेगा। तो देखो प्रिय स्टूडेंट्स, मैंने अभी तक आपको बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, यानी कि जो सकर्मक क्रिया होती है, यानी कि जो एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट के साथ प्रयोग में लाई जाती है और उसमें दो ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो हम उसे समझ गए हैं और फिर हमने उनको ये भी बताया कि हम इन्हें इंटरचेंज कैसे कर सकते हैं। चलिए अब हम सेकंड इसका जो फेस है वो देख लेते हैं। और सेकंड फेस है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि अकर्मक क्रिया। और अकर्मक, जैसा कि इसको हम सभी हिंदी भाषी हैं, वी आर इंडियन, अवर नेशनल लैंग्वेज इज हिंदी, दैट्स व्हाई वी मस्ट नो द हिंदी मीन ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब। अकर्मक क्रिया, ए मीन्स नहीं के, कर्मक मीन्स कर्म के, तो जो कर्म के साथ क्रिया नहीं है वो क्या कहलाती है, इंट्रांजिटिव वर्ब। और देखिए मैं डेफिनेशन भी बता देता हूं, द वर्ब विच इज यूज्ड विद आउट एन ऑब्जेक्ट, जिसको हम विदाउट ऑब्जेक्ट यूज करते हैं वो क्रिया क्या कहलाती है, हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। देखिए मैं फिर से अंतर बता दूं, ट्रांजिटिव वर्ब जो कर्म के साथ आ रही है, ऑब्जेक्ट्स के साथ आ रही है, और इंट्रांजिटिव वर्ब जो विदाउट ऑब्जेक्ट यूज की जा रही है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। चलिए हम इसे एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं। तो एग्जांपल देखें, देखिए यहां पर लिखा है, पहला एग्जांपल है कुणाल हैज गॉन आउट। ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, सेंटेंस है। कुणाल जा चुका है, कुणाल बाहर जा चुका है। तो प्रश्न उठा है कुणाल कहां को जा चुका है। अब कुणाल कहां को जा चुका है, तो ये तो सीधी सी बात है कि गॉन आउट, आउट हमने देखा। लेकिन हमने जो ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है वो हुम से और व्हाट से करना है। तो हुम, कुणाल किसको जा चुका है, क्वेश्चन ही रॉन्ग है। कुणाल क्या जा चुका है, हमारे पास कोई जवाब नहीं है। तो यहां पर जो ये गॉन है ये कैसी वर्ब होना चाहिए, इंट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए। सेकंड को देखें, राहुल इज कमिंग, राहुल आ रहा है, राहुल इज कमिंग। हिंदी बनता है इसका राहुल आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रश्न फिर से उठता है कि राहुल किसको आ रहा है, तो राहुल किसको आ रहा है, हमने हुम से क्वेश्चन पुट अप किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। राहुल क्या आ रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन ये तो बनता है कि हु इज कमिंग। और हु इज कमिंग जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो इससे हमारा जो आंसर प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ है हमारा राहुल, और राहुल तो इसमें सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो हुम और व्हाट से निकलेगा, तो ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसमें जो कमिंग है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब नंबर 3 को देखें, कनिका विल प्ले टुमारो, कनिका कल खेलेगी, फ्यूचर इंडेफिनिट, कनिका कल खेलेगी। तो कनिका कल किसको खेलेगी, नो आंसर। कनिका कल क्या खेलेगी, नो आंसर। तो यहां पर जो प्ले होगा वो कैसी वर्ब होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। ठीक है ना। तो चलिए अब सम अदर एग्जांपल्स को देख लेते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब के देख लेते हैं। द गर्ल्स प्ले डेली, जो लड़कियां हैं वो रोजाना खेलती हैं। तो रोजाना लड़कियां खेलती हैं, लेकिन जवाब वही है, ना तो हुम से हमें कुछ प्राप्त हो रहा है और ना ही व्हाट से प्राप्त हो रहा है। तो जो यहाँ पर ये प्ले है वो किस प्रकार का वर्ब है, इंट्रांजिटिव। इसी प्रकार से राहुल रैन यस्टरडे, राहुल कल दौड़ा, उसमें भी हमको जो रिप्लाई और जो आंसर होंगे वो हमारे दोनों ही नेगेटिव होंगे, हुम और व्हाट से। तो रैन यहाँ पर क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। फिर देखा हमने द बॉय सिंग्स, लड़का गाता है, मगर व्हाट और हुम, नेगेटिव आंसर्स हैं दोनों के लिए, तो यहां पर सिंग्स इंट्रांजिटिव वर्ब। सचिन एंड रवि वर वीपिंग दैन, सचिन और रवि तब रो रहे थे। क्वेश्चंस फिर से हम रेज अप करें हुम और व्हाट से, तो रिप्लाई नथिंग। तो यहां पर जो ये वीपिंग होगा वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। ठीक है। अब ट्रांजिटिव वर्ब को भी हम इन्हीं एग्जांपल से मिक्सअप करके देखें। द गर्ल प्लेज फुटबॉल डेली,
तो देखिए हमने कहा कि जो लड़की है वो रोजाना फुटबॉल खेलती है, तो क्वेश्चन बनता है क्या खेलती है, तो वहां जवाब आता है फुटबॉल खेलती है। व्हाट इज प्लेड बाय द गर्ल, और आंसर है फुटबॉल। तो आप समझ गए होंगे कि यहां पर जो ये प्ले है, प्लेस जो दिया गया है वो कैसी वर्ब होनी चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए। राहुल रैन अ रेस यस्टरडे, राहुल कल एक दौड़ दौड़ा, तो राहुल कल एक दौड़ दौड़ा, तो यहां पर कहते हैं कि राहुल कल क्या दौड़ा, तो राहुल कल क्या दौड़ा, तो आंसर क्या मिलता है, रेस। तो श्योर है कि यहां पर जो रैन है, RAN रैन, वो क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब। अब इसी के बाद नंबर 3 एग्जांपल, द बॉय सिंग्स अ सॉन्ग, जो लड़का है वो क्या गाता है, वो एक गीत गाता है, वो एक गीत गाता है, तो लड़का क्या गाता है, तो यहां पर प्रश्न बनता है द बॉय सिंग्स अ सॉन्ग का जब हम प्रश्न उठाएं तो हम बोलते हैं कि व्हाट डज द बॉय सिंग, लड़का क्या गाता है, और उसका जो आंसर है वो आता है अ सॉन्ग, यानी कि एक गीत गाता है, तो यहां सिंग्स क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब। इसके बाद नंबर 4, माई फादर गेव मी आ कैंडी, मेरे पिताजी ने मुझको एक टॉफी दी, मेरे पिताजी ने मुझको एक कैंडी दी, तो यहां प्रश्न बनता है कि किसको दी, मेरे को दी, और क्या दी, कैंडी दी। तो देखिए यहां तो हुम और वाट दोनों से ही पॉजिटिव हैं, हम पॉजिटिव रिप्लाई मिले हैं, तो जो गेव है वो क्या होगा, यहां पर वो भी ट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो मैं समझता हूं प्रिय छात्रों, आप ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों भेद क्या होते हैं ऑब्जेक्ट्स के, एंड हाउ कैन वी इंटरचेंज बोथ ऑफ द टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कैसे हम दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, समझ गए होंगे। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे एग्जाम में उसे स्कोर में चेंज करना है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो मैं आपको आगे बताना चाहता हूं कि यदि आप इस वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो वो टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर द नीलांचल क्लासेस सर्च करने के बाद आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, और मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने जल्द ही उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।